स्वागत है आपका एम एजुकेशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम उत्तराखंड की श्रृंखला में देखने जा रहे हैं गोरखा प्रशासन और थोड़ा सा देखेंगे कि नेपाल में किस तरीके का राजतंत्र रहा और वहां पे कौन कौन से राजा रहे। बात करें गोरखा शासन की, तो गोरखा शासन की अवधि मानी जाती है, इसका टाइम पीरियड है 1790 से 1815 के टाइम पीरियड का, यानी 10.5 साल के आसपास इन्होंने आपके पास गढ़वाल में राज्य किया और 25 साल के आसपास इन्होंने कुमाऊं में राज्य किया। गोरखा शासन की बात करूं तो 1790 के आसपास इन्होंने कुमाऊं को जीता और इस समय शासक था आपका कुमाऊं में चंद्र शासक महेंद्र चंद्र, जिसको कि गोरखों के द्वारा हवाला बाग अल्मोड़ा के युद्ध में पराजित किया गया और कुमाऊं में आपके पास गोरखा शासन आ गया। इस समय नेपाल का राजा था आपके पास रण बहादुर शाह, नेपाल का इस समय राजा था जब कुमाऊं में आक्रमण हुआ था। बात करूं गढ़वाल की, तो अगले साल जैसे ही इन्होंने कुमाऊं पर कब्जा किया तो उसके अगले साल 1791 में गढ़वाल पर इनके द्वारा आक्रमण किया जाता है। और इस समय गढ़वाल में आक्रमण जब इन्होंने किया, क्योंकि इस समय अकाल पड़ा था और भूकंप आया था और जिसके कारण क्या गढ़वाल की जो अर्थव्यवस्था थी वो उतनी अच्छी नहीं थी, तो गोरखों के द्वारा इसका फायदा उठाया गया और गढ़वाल पर इनके द्वारा आक्रमण किया। कहा जाता है कि इस युद्ध में गढ़वाल के जो राजा थे प्रद्युम्न शाह वो हार गए, लेकिन इसी समय जो अमर सिंह थापा और रस्सीदल चौतरिया थी, तो गोरखों की सेना को आगे सूचना मिलती है कि इस समय चाइना के द्वारा यानी चीन के द्वारा नेपाल पर आक्रमण कर दिया गया है। तो मजबूरी में जो गोरखा थे उनको गढ़वाल के साथ संधि करनी पड़ती है और इस संधि को नाम दिया गया लंगूरगढ़ की संधि। लंगूरगढ़ की संधि इसको नाम दिया जाता है। तो लंगूरगढ़ की संधि में गोरखों और गढ़वाल के राजा प्रद्युम्न शाह के मध्य संधि होती है और ये वापस चले जाते हैं। बाद में 1804 में ये पुनः गढ़वाल पर आक्रमण करते हैं और इस समय नेपाल का राजा था गीवार्ण युद्ध विक्रम शाह, इस समय यहाँ पे राजा था और इन्होंने 1804 में गढ़वाल पर आक्रमण किया और 1804 में 14 मई 1804 में प्रद्युम्न शाह की मृत्यु हो गई, जिसके बाद गढ़वाल पर भी गोरखों का कब्जा हो गया। बात करेंगे इस युद्ध में गोरखों को कुमाऊं पर आक्रमण करने का न्योता किसने दिया था, तो ये न्योता दिया था हर्षदेव जोशी के द्वारा। गोरखों को निमंत्रण दिया गया था कि आप क्या करिए कुमाऊं पर आक्रमण कीजिए और इस युद्ध में मैं आपकी मदद करूंगा। और बाद में गढ़वाल पर जब गोरखों ने आक्रमण किया तो उस युद्ध में भी हर्षदेव जोशी ने गोरखों की मदद की, यानी कह सकते हैं कि हर्षदेव जोशी जो था उसने गोरखों की मदद की कुमाऊं और गढ़वाल को जीतने में, ठीक है। और हर्षदेव जोशी को गोरखों के साथ देने पर निम्न विद्वानों के द्वारा निम्न टिप्पणियां की गई। एटकिंसन के द्वारा हर्षदेव जोशी को कहा गया स्वार्थपूर्ण और देशद्रोही नाम की संज्ञा दी गई, जबकि राहुल सांस्कृत्यायन ने हर्षदेव जोशी को कहा है कुमाऊं का विभीषण और कैप्टन हियर्सी जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के थे उन्होंने हर्षदेव जोशी को नाम दिया अर्ल ऑफ वार्विक नाम से इन्हें संबोधित किया। बात करें नेपाल के बारे में, तो नेपाल के किंगडम के बारे में, तो देखिए नेपाल के राजा, पहले राजा थे नेपाल के पृथ्वीनारायण शाह। तो पृथ्वीनारायण शाह का टाइम पीरियड है 1743 से 1775 तक। 1743 में जब ये गद्दी पर बैठे तो इस समय जो नेपाल था वो छोटे मोटे राज्यों में बंटा हुआ था, हर जगह पे छोटे छोटे राज्य बने हुए थे। जैसे गढ़वाल में 52 गढ़ों को जीतकर अजयपाल ने एक गढ़वाल नाम दिया, उसी तरीके से पृथ्वीनारायण शाह ने उस समय नेपाल में 24 रियासतें हुआ करती थी और इन छोटी छोटी 24 रियासतों को नेपाल के राजा पृथ्वीनारायण शाह ने जीत करके एक नेपाल की एक देश की स्थापना की, जिसका नाम है नेपाल। 24 रियासतों को मिला करके, और जब ये छोटी छोटी रियासतें थी जो 24 रियासतों में बटा था उनको कहा जाता था 24, ठीक है। बाद में नेपाल के राजा पृथ्वीनारायण शाह ने इन्हें 24 रियासतों को जीत लिया और एक राज्य एक देश की स्थापना की, जो क्या बन गया नेपाल। तो नेपाल का इन्होंने एकीकरण किया और इनको कहा जाता आधुनिक नेपाल का निर्माता, यानी जो नेपाल है वर्तमान समय में नेपाल आपके पास जो एक देश बना है उसके निर्माता कौन है, पृथ्वीनारायण शाह। और इन्हें नेपाल का बिस्मार्क भी कहा जाता है। बात करो इनकी उपाधि की,
तो इनकी उपाधि थी श्री श्री गोरखनाथ, इनकी उपाधि इन्होंने धारण की थी। बाद में इनकी मृत्यु होती 1775 ईस्वी में, इनकी क्या मृत्यु हो जाती है। पृथ्वी नारायण की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठते हैं सिंह प्रताप सिंह। सिंह प्रताप सिंह 1775 में पृथ्वी नारायण की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठते हैं और 1775 से 3 साल तक की शासन करते हैं, यानी 1778 में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। बाद में सिंह प्रताप सिंह की जब मृत्यु हो जाती है तो उनका एक बेटा था जिसका नाम था रण बहादुर शाह, जो कि एक छोटा सा बालक था और उसी छोटे बालक को गद्दी पर बिठा दिया गया और शासन करने लगे। और उसके गद्दी पर बिठा के उसकी संरक्षिका बन गई कौन, तो जिसका नाम था राजेंद्र लक्ष्मी, और कई किताबों में इसे इंद्र लक्ष्मी भी दिया हुआ है। यानी ये इनकी क्या थी, संरक्षिका थी। भले वो वयस्क बालक था लेकिन राज्य कौन चला रहा था, राजेंद्र लक्ष्मी कह सकते या इंद्र लक्ष्मी, क्योंकि कितने वर्ष का था, 3 वर्ष का अल्पवयस्क बालक था, तो उसे कुछ नॉलेज नहीं रहा होगा, है ना, तो उसकी संरक्षिका बन गए राजेंद्र लक्ष्मी या इंद्र लक्ष्मी। रण बहादुर शाह जब बड़े हो गए तो इन्होंने नेपाल में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा चलाई, यानी सोने के सिक्के भी, सोने के सिक्के चलाने का श्रेय सर्वप्रथम जाता रण बहादुर शाह को, जिन्होंने नेपाल में स्वर्ण मुद्रा चलाया। अभी तक किसी ने भी सोने की जो मुद्रा है वो नहीं चलाई थी, ये काम शुरू किया रण बहादुर शाह ने। अब बाद में क्या हुआ कि ये साधु बन जाते हैं और अपना नाम रख देते स्वामी निर्गुणानंद। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया आपके पास कि किसका नाम स्वामी निर्गुणानंद था, तो निर्गुणानंद नाम था रण बहादुर शाह, क्योंकि उन्होंने संन्यास ग्रहण कर दिया था और वे साधु बन गए थे, तो उन्होंने अपना नाम क्या रख दिया था, अपना नाम रण बहादुर से रख दिया था स्वामी निर्गुणानंद। याद रखना कि गोरखों ने जब कुमाऊं में आक्रमण किया 1790 में, तो उस समय आपके पास कुमाऊं के राजा कौन थे, तो कुमाऊं के राजा थे उस समय रण बहादुर शाह। ये क्वेश्चन भी उत्तराखंड की एग्जाम में पूछा गया, ठीक, और इसके ऊपर वाला क्वेश्चन भी पूछा गया। ये दोनों क्वेश्चन आयोग के द्वारा पूछे गए हैं। अगला है, देखिए क्या हुआ कि रण बहादुर शाह जो उनकी 2 बीवियां ऑलरेडी थी और उन्होंने एक तीसरा विवाह किया, जो कि किससे किया, एक ब्राह्मणी थी जिसका पति मर चुका था और वो विधवा हो चुकी थी, लेकिन रण बहादुर शाह ने उस विधवा ब्राह्मणी से विवाह कर दिया जिसका नाम था क्रांतिमती, और बाद में जब विवाह हुआ तो उनसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम था गीवाण युद्ध विक्रम शाह। अब ये जो रण बहादुर शाह थे वो अपनी छोटी रानी से ज्यादा प्यार करते थे और चाहते थे कि उनके बाद जो गद्दी पर बैठे वो कौन हो, उस ब्राह्मणी का पुत्र हो गीवाण युद्ध विक्रम शाह। जबकि अन्य 2 रानियां जो थी उन्होंने इसका विरोध किया और जनता ने भी इसका विरोध किया कि आप कैसे किसी ब्राह्मणी के पुत्र को गद्दी पर बिठा सकते हो। तब जब जनता ने विद्रोह किया और दोनों रानियों ने भी विद्रोह किया, तो इसके बाद आपके पास क्या है, मजबूरी में ये इन्होंने क्या कर दिया, मजबूरी में गीवाण युद्ध विक्रम पराक्रम शाह को गद्दी पर बैठा दिया। और गद्दी पर बैठाने के बाद इनका नाम कई किताबों में पराक्रम शाह मिलता है और कई किताबों में नाम मिलता है विक्रम शाह, ठीक है, कई किताबों में नाम मिलता है विक्रम शाह, कई किताबों में पराक्रम शाह, ठीक है। तो पराक्रम शाह नहीं होगा, ये क्या होगा आपके पास, विक्रम शाह ही इसका सही माना जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम होगा गीवाण युद्ध विक्रम शाह। तो विधवा ब्राह्मणी का जो पुत्र था गीवाण युद्ध विक्रम शाह, उसको गद्दी पर बिठा दिया और जब जनता ने विद्रोह किया, विरोध किया और छोटी दो अन्य रानी थे उन्होंने विद्रोह किया, तो वे साधु बन के संन्यास ग्रहण कर दिया और राजपाट छोड़ करके अपना नाम रख दिया क्या, निर्गुणानंद, स्वामी निर्गुणानंद नाम। बाद में गीवाण युद्ध विक्रम शाह गद्दी पर बैठता है और इनके पिता थे रण बहादुर शाह, माता क्रांतिमती जो कि एक ब्राह्मणी थी। 1804 में जब गोरखों ने गढ़वाल पर आक्रमण किया, याद रखना 1804 की बात हो रही है, तो 1804 में जब गोरखों ने गढ़वाल पर आक्रमण किया तो उस समय नेपाल के राजा थे गीवाण युद्ध विक्रम शाह, जिसका कि नेतृत्व किया अमर सिंह थापा और हस्तिदल चौतरिया के द्वारा इस युद्ध का नेतृत्व किया गया था। और 1804 में 14 मई 1804 को प्रद्युम्न शाह की मृत्यु हो जाती है खुड़बुड़ा के मैदान में, जो कि देहरादून में, खुड़बुड़ा में इनकी मृत्यु हो जाती है।
और गोरखों के द्वारा गढ़वाल पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। बाद में गोरखों ने जो प्रद्युम्न शाह का जो पुत्र था, प्रद्युम्न शाह के पुत्र पराक्रम शाह को बंदी बनाकर ये नेपाल ले गए, बंदी बनाकर नेपाल ले गए। और एक इनका अन्य पुत्र था जो थे सुदर्शन शाह। तो सुदर्शन शाह आपके पास हरिद्वार भाग, ठीक है। प्रद्युम्न शाह की मृत्यु के बाद उनका छोटा पुत्र जो पराक्रम शाह था उसको गोरखे बंदी बनाकर काठमांडू नेपाल ले गए। और जो अगला पुत्र था सुदर्शन शाह वे वहां से भाग के हरिद्वार चले गए, जहां पे भी कोशिश करते रहे कैसे भी अंग्रेजों से सहायता प्राप्त करके अपने राज्य को स्वतंत्र करवाया जाए, ठीक है। तो यह आज हमने गोरखों के बारे में पढ़ा कि कैसे गोरखों का प्रशासन हुआ यहाँ पे और कैसे यहाँ पे इन्होंने राज किया। अगली कड़ी में हम पढ़ेंगे कि जब इन्होंने गोरखों ने गढ़वाल पर आक्रमण करके गढ़वाल को जीता, अब यहाँ पे इन्होंने गढ़वाल में नियुक्त के प्रशासक, तो अगला लेक्चर जो होगा उसमें हम पढ़ेंगे गढ़वाल के प्रशासकों के, गोरखे प्रशासकों के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। थैंक यू।